हाय एवरीवन, दिस इज मी निशांत एंड वेलकम यू ऑन निशांत एकेडमी। ये जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पार्ट 18 है, जिसके अंदर हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट देखने वाले हैं। सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट होता क्या है। इसे हम लोग मिस्टर ऑनर के एग्जांपल से समझेंगे। सपोज करिए मिस्टर ऑनर है जो अपने शॉप यानी कि स्वीट शॉप की स्वीट्स को अपने लोकेशन के अलावा किसी और दूसरे लोकेशन पर सेल करना चाहते हैं। लेकिन ये जो नया लोकेशन है ये मिस्टर ऑनर के लिए अननोन है। प्लस मिस्टर ऑनर जो है वो ऑलरेडी अपना लोकेशन हैंडल कर रहे हैं, सो वो चाहते हैं कि किसी एक अनदर लोकेशन पर उनकी मिठाइयाँ बिके, लेकिन वो वहाँ पे जा नहीं सकते। तो वो क्या करेंगे ऐसे केस में, जब उन्हें किसी एक अनदर डिज़ायर्ड लोकेशन पे अपने स्वीट्स को सेल करना है, तो वो एक एजेंट को हायर करेंगे जो क्या करेगा, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि इस लोकेशन पे मिस्टर ऑनर की मिठाइयाँ बिके। ये जो एजेंट होगा, जो इस पर्टिकुलर लोकेशन से बिलॉन्ग करेगा और वहाँ पर जो है मिस्टर ऑनर के स्वीट्स के सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, इसे हम लोग कहते हैं कंसाइनी। इस केस में जो मिस्टर ऑनर हैं, वो कहलाते हैं प्रोप्राइटर या फिर ऑनर या फिर एंटरप्रेन्योर या फिर प्रिंसिपल। और कंसाइनमेंट अकाउंट के अंतर्गत इसे कंसाइनर कहते हैं। ये चारों नाम इन्हीं के हैं। ये पूरा अकाउंट जिसके अंदर कंसाइनर और कंसाइनी आते हैं, इस पूरे अकाउंट को हम लोग कहते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। और इस पूरे प्रोसेस में जिस गुड्स का सेल करना होता है वो कहलाता है कंसाइनमेंट। मीन्स मिस्टर ऑनर के केस में क्या बेचना है, तो स्वीट्स बेचना है, तो स्वीट्स क्या कहलाएगा यहाँ पे, कंसाइनमेंट। So, whenever a manufacturer wants to sell his goods in a place not known or familiar to him, he hires an agent to sell his goods in turn of a commission. In this process, the manufacturer or proprietor, called consignor or principal, and the agent, called consignee, and goods that have to be sold, called consignment. Now, there are few characteristics of consignment. Consignment की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहला, the goods are sent by the consignor to the consignee for the purpose of sale. जो कंसाइनर है वो कंसाइनी को क्या करेगा, गुड्स सेंड करेगा। किस लिए, तो एक ही पर्पस है कि उसे क्या करना है, सेल करना है। The relation between the consignor and the consignee is that of principal and agent. जो कंसाइनर है वो एक प्रिंसिपल है और जो कंसाइनी है वो एक एजेंट है। और यही मेन रिलेशन होता है कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में। थर्ड, द कंसाइनमेंट इज नॉट सेल ऑफ गुड्स। जो कंसाइनमेंट है वो गुड्स का सेल होना नहीं होता। कंसाइनमेंट वे सारे गुड्स को कहते हैं जिन्हें हमें सेल करना है, भले ही वो सेल हो या ना हो या रिटर्न हो जाए। नेक्स्ट है कंसाइनी एक्ट्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंसाइनर। कंसाइनर अपने मन से कुछ भी चीजें सेल नहीं कर सकता। जो इंस्ट्रक्शन कंसाइनर देगा उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर कंसाइनी जो है गुड्स को सेल करेगा। कंसाइनी हैज अ राइट टू रिसीव कमीशन ऑन द गुड्स सोल्ड। अब जो कंसाइनी है वो कंसाइनर के गुड्स को सेल करवाता है, तो बदले में उसे भी कुछ चाहिए, तो वो क्या चाहिए होता है उसे, तो एक कमीशन चाहिए होता है। The rightful owner of the goods is consignor. जो भी गुड्स सेल करने के लिए गया है यानी कि जो कंसाइनमेंट है उसका इकलौता ऑनर कौन होगा, कंसाइनर होगा। यही कारण है जितने भी तरह का एक्सपेंसेस है वो कौन बियर करेगा, कंसाइनर। जितना भी लॉस होगा इस पूरे कंसाइनमेंट के प्रोसेस के दौरान, उसके सेल के दौरान, तो अगर किसी तरह का लॉस हुआ तो वो भी कौन बियर करेगा, कंसाइनर बियर करेगा। लास्ट पॉइंट है कंसाइनी इज द बाइले ऑफ गुड्स
सॉरी सेवेंथ है, कंसाइनी इज द बिली ऑफ गुड्स, सिक्योरिटी ऑफ गुड्स इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास होगी? कंसाइनी के पास होगी। सो कंसाइनी का दो मेन काम होता है, एक गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जब कंसाइनमेंट उसके पास आया, और दूसरा उस गुड्स को यानी कि उस कंसाइनमेंट को सेल करवाना। नाउ कंसाइनमेंट अकाउंट के अंतर्गत दो अकाउंट्स मेंटेन करे जाते हैं। पहला खुद कंसाइनमेंट अकाउंट होता है, दूसरा होता है कंसाइनी का अकाउंट। जो कंसाइनमेंट अकाउंट है इसे हम लोग कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट क्यों कहते हैं सर? तो ये एक ऐसा अकाउंट है जो डेबिट और क्रेडिट से पर बेस है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। और कंसाइनमेंट अकाउंट के अंतर्गत हम प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करते हैं। इसका मतलब हमने पढ़ा है कि प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस, इनकम, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? तो इनकम के अंतर्गत, सॉरी, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए कंसाइनमेंट अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। जो दूसरा है मेरा कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो एजेंट से बिलोंग करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन से बिलोंग करता है। इसीलिए इस ये कौन सा अकाउंट है? तो आप बोलोगे पर्सनल अकाउंट है सर। नाउ कंसाइनी कंसाइनर के गुड्स को सेल करवाएगा, तो उसका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है सेल करवाने का। वो क्या? कि उसे क्या मिलेगा? उस सेल के करवाने के बदले उसे कंसाइनर के द्वारा कमीशन मिलता है। बेसिकली ये जो कमीशन होगा ये तीन टाइप का होता है। पहले को कहते हैं हम लोग ऑर्डिनरी कमीशन, दूसरा होता है मेरा डेल क्रेडरे कमीशन, और जो तीसरा होता है वो होता है ओवरराइडिंग कमीशन। जो पहला है जिसे हम लोग ऑर्डिनरी कमीशन कहते हैं, ये एक ऐसा कमीशन होता है जो सिर्फ और सिर्फ टोटल सेल पर बेस्ड होता है। मीन्स कंसाइनर ने कंसाइनी को ये कहा कि हम आपको कंसाइनमेंट दे रहे हैं और आपका सिर्फ सोल पर्पस ये है कि आप इसे सेल करिए। चाहे वो क्रेडिट पर सेल हो, चाहे वो कैश पर सेल हो, चाहे वो बेड डेट पर सेल हो। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया जाएगा, आपको बस आपने जितना सेल करा उसके अकॉर्डिंग आपको कमीशन मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी सेल। डेल क्रेडरे सेल एक ऐसा सेल होता है जो कंसाइनी को इनकरेज करने के लिए दिया जाता है, ताकि वो नंबर ऑफ सेल या क्वांटिटी ऑफ सेल को इंक्रीज कर सके। मीन्स अगर सपोज करिए मिस्टर ऑनर ने बोला कि मेरी ये जो मिठाई है वो मैं चाहता हूँ कि उस आपके पर्टिकुलर एरिया में बहुत फेमस हो जाए, तो आपको ये कोशिश करनी है कि यही मिठाइयाँ जो है आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सेल करो आप। तो टारगेट उन्होंने दिया कि 10 क्विंटल जो है सेल हो जानी चाहिए 1 वीक में। लेकिन जो है अगर आप 10 क्विंटल के अराउंड अगर आपको एक टारगेट दिया जाता है, अगर आप उतना सेल कर दोगे तो आपका इतना ज़्यादा कमीशन बनेगा। तो जहाँ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ जो कमीशन होता है उसे कहते हैं हम लोग डेल क्रेडिटरी कमीशन। नेक्स्ट होता है ओवरराइडिंग कमीशन। ये ऐसा कमीशन होता है जो एक पर्टिकुलर प्राइस, जिसे हम लोग कहते हैं इनवॉइस प्राइस, से ज़्यादा पर सेल करने पर दिया जाता है। मीन्स हमेशा कंसाइनर क्या करेगा, जब भी कंसाइनमेंट भेजेगा तो साथ में एक इनवॉइस प्राइस भी भेजता है। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है जो गुड्स वो भेज रहा है कंसाइनी को, तो उसका मिनिमम प्राइस कितना पर सेल करा जाए। तो जैसे स्वीट्स है, उसका उन्होंने प्राइस रख दिया कि मिनिमम जो है हर एक स्वीट जो है ₹20 का बिकना चाहिए। सो इनवॉइस प्राइस स्वीट्स की क्या होगी? ₹20। अब कंसाइनी अगर ₹20 से ज़्यादा में भी सेल कर सकता है, या फिर ₹20 में सेल कर सकता है, 20 से नीचे नहीं जा सकता। इसको कहते हैं हम लोग ओवरराइडिंग कमीशन। सो ओवरराइडिंग कमीशन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ कमीशन which is given by consignor to consignee on selling goods higher than the specific price. Basically this price is called invoice price. So invoice price से ज़्यादा पर सेल करने के लिए जो कमीशन दिया जाता है कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को, उसे हम लोग कहते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है? हमेशा परफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को दिया जाएगा तब जब कंसाइनमेंट भेजा जाता है।
मीन्स कंसाइनर क्या करेगा, जब भी कंसाइनमेंट भेजेगा तो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा जिसे हम लोग नॉर्मली इनवॉइस कहते हैं। ये एक ऐसा इनवॉइस होगा जिसके अंदर गुड्स का नाम मेंशन होगा, उसके नंबर या क्वांटिटी या वेट या मेज़रमेंट जो समझ लो आप, जो होगा गुड्स के नेचर के अकॉर्डिंग वो मेंशन होगा। उसका पैकिंग, मार्किंग मतलब एक्सपायरी डेट कब हो गया, कब तक सेल करना है, ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। इसके अलावा जो है इनवॉइस प्राइस कितना होना चाहिए उस गुड्स का, ये सारी बातें मेंशन होती है। इस पूरे स्टेटमेंट को या इस इनवॉइस को हम लोग कहते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है मेरा एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। अब होता क्या है कि अगर सपोज़ करो बिल्कुल अननोन लोकेलिटी है और साथ ही साथ जो एजेंट है वो भी अननोन है कंसाइनर के लिए, क्योंकि कंसाइनर तो उस लोकेलिटी का है नहीं, वो तो अपने एरिया में बिज़नेस कर रहा है। तो कंसाइनी जो है वो अपना ट्रस्ट बना के रखे कंसाइनर पर ताकि आगे फर्दर में और भी बिज़नेस हो सके। तो जब भी कंसाइनमेंट आता है कंसाइनी के पास, उससे पहले कंसाइनी क्या करेगा, कंसाइनर को एक एडवांस पेमेंट देता है, ताकि जो कंसाइनर है वो बेझिझक होके अपना कंसाइनमेंट भेज सके। अब होगा क्या कि जब सेल हो जाएगा कंसाइनमेंट तो उस सिचुएशन में जितना भी एडवांस पेमेंट कंसाइनी ने कंसाइनर को दिया था, वो क्या करता है उससे जो टोटल सेल का जो अमाउंट है उससे वो डिडक्ट कर देता है। ये जो अमाउंट है इसको कहते हैं एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। मीन्स जो अमाउंट कंसाइनी ने कंसाइनर को कंसाइनमेंट भेजने से पहले दिया है, उसे कहते हैं हम लोग एडवांस पेमेंट। सिंपल एडवांस पेमेंट की ही तरह है, कुछ स्पेशल नहीं है, बस एक टर्म है जो आपको समझाना था और बहुत ईज़ी है, ये आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरा अकाउंट सेल। अकाउंट सेल बेसिकली कंसाइनी जो है वो कंसाइनर को देता है। कब देता है? जैसे ही उसने गुड्स सेल करा तो पीरियोडिकली, पीरियोडिकली का मतलब होता है टाइम टाइम पर। तो टाइम टाइम पर एक स्टेटमेंट लिख कर के कंसाइनर को भेजा जाता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि कितना गुड्स बेचा गया है, कितना स्टॉक में बचा हुआ है, सेलिंग प्राइस क्या रखी थी मैंने, कितना और खर्च बैठा है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंट सेल। अब इस पूरे प्रोसेस के अंतर मैंने बोला 2 तरह से अकाउंट बनेगा और 2 लोगों के द्वारा अकाउंट बनेगा। एक कंसाइनर अपना अकाउंट बनाएगा, एक कंसाइनी अपने अकाउंट के अंदर सारी चीज़ें मेंशन करेगा। जो कंसाइनर होता है वो कौन-कौन सा अकाउंट हैंडल करेगा? वो कंसाइनमेंट का अकाउंट हैंडल करेगा, कंसाइनी का अकाउंट हैंडल करेगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट या कंसाइनमेंट का अकाउंट हैंडल करेगा और साथ में जो है एब्नॉर्मल लॉस, अब ये एब्नॉर्मल लॉस क्या होता है अभी हम लोग देख लेंगे। तो एब्नॉर्मल लॉस का अकाउंट होगा वो हैंडल करेगा। तो जो कंसाइनर होता है वो 4 अकाउंट्स के साथ डील करता है, मतलब उसके उसका जो मेन खाता है उसमें वो चारों अकाउंट्स को मेंटेन करेगा। और जो कंसाइनी है वो 2 अकाउंट को मेंटेन करता है। एक को कहते हैं हम लोग कंसाइनर्स का अकाउंट, और दूसरा होता है कमीशन का अकाउंट, कितना कमीशन उसे मिल रहा है। नाउ ये कुछ जनरल एंट्रीज़ हैं, ये आपको एज़ इट इज़ लर्न कर लेना बेटर होगा, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, बस आप एक बार इसे रीड कर जाना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन करा है वो जॉइन कर लीजिए। बहुत सारी इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स हैं, फ्री में अवेलेबल हैं, जहाँ जिसके थ्रू जो है आप अपना प्रिपरेशन बूस्ट बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा निशांत ई अकेडमी का ऐप है, उसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। आप इस ऐप को एज़ अ वेब फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं और 10 जुलाई को जो ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट होने वाला है, आप उसे अटेम्प्ट करिए। आपको आपके मार्क्स पता चलेंगे, इवैल्यूएशन का एक चांस मिलेगा, इम्प्रूवमेंट का एक चांस मिलेगा, अपने स्कोर बढ़ाने का एक चांस मिलेगा। 100% मेरी कोशिश ये है कि मैं एज़ रिलेवेंट एज़ पॉसिबल मैं पेपर प्रिपेयर करके दूँ आपको, ताकि आपको डिफ़िकल्टी लेवल समझ में आ सके कि ईपीएफओ का क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा एग्ज़ाम में, किस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं। और मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं आपको बिल्कुल रिलेवेंट एक पेपर बना के दूँ, ताकि आपको आपका सही मार्क्स पता चल सके, सही पोज़ीशन आपकी पता चल सके। तो 10 जुलाई को मॉक टेस्ट लाइव, ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट 3 होने वाला है निशांत ई अकेडमी ऐप पर, जिसे आप एज़ अ वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको एक बार ऐप के अंदर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा।
सो ज़रूर करिएगा, इस मॉक टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा ताकि आपको आपके मार्क्स और आपको आपकी रैंकिंग समझ में आ सके। नाउ वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, मतलब कौन-कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो नहीं बिके हैं, नहीं बिके मतलब सोल्ड नहीं हुए। तो उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं? वैल्यूएशन का मतलब होता है उसकी फाइनल प्राइस क्या है। अब देखो, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक के अंदर मतलब क्या-क्या चीज़ें आएँगी? मतलब जो सामान नहीं बिका है, वो उसकी प्राइस क्या होगी? जितना मैंने खरीदा था वही होगी? नहीं। उसके उसके अंदर उसका चार्जेज़ भी, मतलब ट्रांसपोर्ट चार्जेज़ भी ऐड होगा, और भी अगर किसी तरह का नुकसान हुआ है वो भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ मिला के होगा ना। तो नेक्स्ट टाइम में जो अनसोल्ड स्टॉक होगा उसे जब दोबारा बेचा जाएगा तो सारा जो भी वैल्यू उसके अंदर ऐड करा गया है उन सबको मिला कर के एक नया प्राइस बताया जाएगा कि इस प्राइस पे अब आपको बेचना है। समझा देता हूँ मैं इसे अच्छे से। होता क्या है कि जब भी स्टॉक, जैसे सपोज़ करिए कंसाइनमेंट जो है वो अम 10,000 केजी, 10,000 ज़्यादा हो गया ना, 1,000 मान लेते हैं। 1,000 केजी ओनियन, जो प्याज़ है, वो भेजा गया। अब यहाँ मैंने प्याज़ इसलिए लिया क्योंकि ताकि आपको लॉस भी समझ में आ जाए, किस तरीके का लॉस होता है, ये आपको समझ में आ जाए। तो 1,000 किलो जो है प्याज़ को बेचा गया या एज़ अ कंसाइनमेंट भेजा गया। सपोज़ एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजा गया, यहाँ से यहाँ तक। होगा क्या कि इससे मान लेते हैं 500 किलो जो है प्याज़ जो है वो बिक गया। लेकिन 500 किलो और जो प्याज है वो नहीं बिका है अभी तक। मतलब जब तक सोचा गया था कि इस फाइनेंशियल ईयर में या फिर इस इतने डेट के अंतर्गत अंदर जो है ये 1000 केजी जो है अनियन जो है बिक जाना चाहिए, वो नहीं बिका। तो इस केस में क्या होगा, अब जो 500 केजी जो अनियन बचा हुआ है उसका जो प्राइस होगा, जैसे मान लेते हैं 1000 अनियन का जो प्राइस है वो 5,000 रुपए है, ठीक है? 5,000 रुपए है। तो 500 बिका है, यानी 2,500 का जो अनियन है वो अभी बचा हुआ है, ठीक है? 2,500 का अनियन अभी भी बचा हुआ है। तो अब 2,500 का अनियन जो बचा हुआ है, वो हो सकता है कि उसमें बहुत सारे जो प्याज़ हैं वो खराब हो जाएँ। इसके अलावा कुछ प्याज़ जो है कीड़े खा जाएँ, ये भी हो सकता है। तो इन सब का खर्चा, इन सब का बियर, इवन जो ढुलाई का चार्ज होगा, मतलब कंसाइनर से कंसाइनी तक पहुँचाने का जो किराया होगा, वो उसका एक पार्ट भी इसके अंदर ऐड होगा। 50% बिका है, 50% नहीं बिका है, तो 50% जो किराया होगा, वो इसके अंदर ऐड करा जाएगा। और कंसाइनी ने भी कुछ खर्चे करे होंगे, वो भी इसके अंदर ऐड करा जाएगा। तो ये सब कुछ मिला के एक नया प्राइस डिसाइड करा जाएगा, जो कहलाता है मेरा वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अब आपको हमेशा एक बात ये ध्यान रखनी है कि कंसाइनी अगर कोई भी अमाउंट बियर करता है कंसाइनमेंट के लिए, तो वो क्या करता है, उस अमाउंट को फाइनल वो किससे वसूलेगा, तो वो कंसाइनर से लेता है। मतलब सारा जो खर्चा है वो जो एक्सपेंसेस है वो कौन बियर करेगा, तो वो कंसाइनर बियर करेगा। इवन कंसाइनी भी अगर कोई एक्सपेंसेस कर रहा है कंसाइनमेंट पर, तो वो भी वो किससे लेता है, तो कंसाइनर से लेता है। अब इम्पोर्टेंट नोट के अंदर हमें ये याद रखना है कि हमें क्या वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक में क्या एंटर करना है और क्या एंटर नहीं करना। तो वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक के अंदर रिकरिंग नेचर वाले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, रिकरिंग नेचर का मतलब जो बार-बार रिपीटेड हो। जैसे जिस जगह पे गोडाउन का खर्चा, गोडाउन का रेंट जिसे कहते हैं हम लोग, तो गोडाउन का रेंट या वेयरहाउस का एक्सपेंसेस है, एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा होता है, कैरेज करने में जो खर्च होगा, पैकिंग करने में जो खर्च होगा, ये सारी चीज़ें जो बार-बार करनी पड़े। तो ये सब रेकरिंग नेचर के खर्चे हैं। रेकरिंग का मतलब होता है बार-बार, तो ये सारे खर्चे जो हैं मेंशन नहीं करे जाते। वे सारे खर्चे जो रेकरिंग नेचर के नहीं हैं, उन्हें ही मेंशन करा जाता है वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक के अंतर्गत। नाउ लॉस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जब भी कंसाइनमेंट भेजा जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक या कंसाइनर से कंसाइनी तक, तो अब जरूरी नहीं है कि सारा सामान जो है बिल्कुल सही सलामत कंसाइनी को मिल जाए। हो सकता है कुछ कम मिले, हो सकता है किसी तरह का लॉस हो जाए, हो सकता है कुछ सड़ जाए, हो सकता है चोरी हो जाए, हो सकता है रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाए और सारा सामान चौपट। तो इस सिचुएशन में जो है कंसाइनर को क्या होगा, लॉस होगा।
बेसिकली ये जो लॉस होता है ये 2 तरह का होता है। एक होता है मेरा नेचुरल लॉस और दूसरा होता है मेरा एब्नॉर्मल लॉस। नेचुरल लॉस एक ऐसा लॉस है जो नेचुरल हो। नॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस है जो नेचुरल है। नेचुरल इन द सेंस मीन्स जैसे सपोज़ करिए कि बारिश हुई और कुछ प्याज़ जो है खराब हो गया। या फिर मिस्टर ऑनर के केस की बात करें तो कुछ मिठाइयाँ हैं, जो उनकी ऑलरेडी थोड़ी पुरानी थी और गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो जल्दी खट्टी हो गई। तो उस समय में वो क्या हो गया, एक तरह का लॉस हो गया ना, क्योंकि वो जो खट्टा हो चुका है मिठाई उसे कोई नहीं खाएगा। तो ये सारे लॉस जो नेचुरल होते हैं उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल लॉस। बेसिकली जो नॉर्मल लॉस होता है वो कौन बेयर करता है? तो वो हमेशा कस्टमर बेयर करता है। कस्टमर के सर पे मढ़ दिया जाता है। अब कैसे सर, कस्टमर के सर पे कैसे मढ़ा जाता है? तो बहुत सिंपल है, देखो इसे एक एग्जांपल से समझेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। प्याज ही ले लेते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं 1000 केजी का प्याज था जिसकी प्राइस है 5000 रुपए, 5000 रुपीज इसकी प्राइस थी। अब कंसाइनर से कंसाइनी तक पहुंचने में जो है 200 केजी प्याज जो है वो खराब हो गया है। ठीक है, चाहे वो वेदर की वजह से हो या किसी और कारण से हो, वो खराब हो गया है 200 केजी प्याज। बेसिकली जो नॉर्मल लॉस है उसमें जो रीजन होगा खराब होने का, लॉस होने का, वो एक नेचुरल रीजन होता है। जैसे कि बारिश हो गई या फिर वेदर बहुत गर्मी करा हुआ था या फिर कुछ ऐसा था। प्याज का केस है ना, तो जैसे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो कुछ प्याज जो है गल गया। तो उस सिचुएशन में ये तो नेचुरल है, ये तो होना था। तो इसे हम लोग कैसा लॉस कहेंगे? नॉर्मल लॉस कहेंगे। तो 200 केजी प्याज जो है वो क्या हो गया? खराब हो गया, तो वो फेंका जाएगा, वो उसका तो कोई यूज़ नहीं है। तो बचा कितना केजी प्याज? तो 800 केजी प्याज बच गया और इसका प्राइसेस कितना है? अभी भी 5000 रुपए ही होंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है कि 5000 रुपए हमने यहाँ पे लेके चला था, हमें तो वही प्राइस मेंशन करना है ना। तो इस केस में याद रखना कि यहाँ पे पर केजी का क्या पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 1000 जो है 5000 को 1000 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो 5 रुपए पर केजी के हिसाब से पड़ रहा है। और यहाँ पे क्या पड़ेगा, तो अगर यहाँ पे अगर खराब नहीं होता तो 5 रुपए ही पड़ता, लेकिन अब खराब हो गया है तो अब हम क्या करेंगे, 5000 को डिवाइड कर देंगे 800 से। सो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो जो है थोड़ा सा ज्यादा होगी, 5 रुपीज 5 पर केजी से। तो नॉर्मल लॉस के केसेस में जो जब भी नॉर्मल लॉस होता है तो कस्टमर क्या करता है, उस लॉस को बियर करता है। मीन्स उसे क्या करना पड़ेगा, चीजें थोड़ी महंगी हो जाएंगी उस सिचुएशन में और उसे थोड़ा सा ज्यादा बियर करना पड़ेगा। आपने सब्जियों के केस में इसे ज्यादा देखा होगा कि सब्जियां आ रही हैं तो अचानक से बारिश हुई या मौसम खराब हुआ तो सब्जियों का दाम रातों रात जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब कैसे ठीक करते हैं इसे, मतलब क्या करते हैं हम लोग? तो इसका एक फॉर्मूला है, वो ध्यान रखिएगा। वैसे ये यूज में नहीं आता, पूछा भी नहीं गया अभी तक, लेकिन फिर भी आ सकता है। कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, जितना स्टॉक में सामान है अभी जो नहीं बिका है, हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमें लॉस हुआ है, नॉर्मल लॉस हुआ है, तो उसका कॉस्ट हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट में हमें जितना का माल बेचा गया था वो ये इनटू है, ठीक है, इनटू यूनिट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, मतलब जितना यूनिट अभी भी बचा हुआ है, जितना यूनिट अभी नहीं बिका है, तो वो हो गया मेरा यूनिट ऑफ अनसोल्ड गुड, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब जितना कंसाइनमेंट हमें मिला था टोटल, माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस, जितना का हमें लॉस हो गया है वो। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे और हम कॉस्ट फाइंड कर लेंगे, अनसोल्ड स्टॉक का क्या कॉस्ट होता है। नेक्स्ट है मेरा एबनॉर्मल लॉस। बेसिकली ये एक ऐसा लॉस है जो हमारी गलती से होता है। हमारी गलती मतलब या तो कंसाइनर कुछ मिस्टेक करेगा या फिर कंसाइनी कुछ मिस्टेक करेगा और उसकी वजह से लॉस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पैकिंग, जैसे कुछ सामान लाना था, जैसे मिठाइयाँ जो लानी थी उसका पैकिंग ही खराब हो गया। तो खराब था तो क्या हुआ कि रास्ते में ही कुछ खराब हो गए और उसके बाद जो है गोडाउन में जब रखा गया तो वहाँ पे चींटियाँ लग गई उसके अंदर। तो एबनॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस होता है जो कंसाइनर और कंसाइनी की गलती की वजह से होता है। इसके अंदर पैकिंग की गलती होती है, मेनली पैकिंग की गलती होती है, या ट्रांजिट में कुछ मिस्टेक होता है,
तो इन सबको जो है हम लोग एबनॉर्मल लॉस के अंदर काउंट करते हैं। बेसिकली इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, 2 तरह का लॉस होता है। एक होता है लॉस इन ट्रांज़िट। ट्रांज़िट का मतलब होता है कम्यूट करते समय जितना लॉस हुआ। कम्यूट का मतलब होता है ट्रैवल, मतलब कंसाइनर से कंसाइनी तक माल को ले जाने में जो है अगर किसी तरह का लॉस हो गया, जैसे पैकिंग जो है बहुत खराब थी, तो रास्ते में ही लूज़ हो गया पैकिंग और जो है बहुत सारा जो है मिठाई जो है वो रास्ते में ही गिर गया। तो वो जो लॉस हो गया इसको हम लोग कहेंगे लॉस इन ट्रांज़िट। दूसरा होता है लॉस इन स्टॉक इन कंसाइनी गोडाउन। अब लॉस कहाँ पे हुआ? कंसाइनी गोडाउन में। अब पैकिंग लूज़ होने के कारण क्या होगा? चींटियाँ जो है मिठाइयों में लग जाएँगी। तो जिसके कारण जो है फिर मिठाइयाँ खराब हो गई तो कोई लेगा नहीं। तो ये जो लॉस होता है इसे हम लोग कहते हैं लॉस ऑफ स्टॉक इन कंसाइनी गोडाउन। नाउ एब्नॉर्मल लॉस के केस में हमें एक बात ये याद रखनी है और ये जो है मेरे से 2017 के भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि एब्नॉर्मल लॉस जो है उसकी एंट्री हमेशा फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग करेंगे और किसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा? ये तो कंसाइनर का। ये आपको याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है नेचर ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट। जो कंसाइनमेंट अकाउंट होता है उसका नेचर क्या होता है? तो 4 ऑप्शन है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और एजेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है वो हमने नॉमिनल अकाउंट पढ़ लिया है। दूसरा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कंसाइनर एंड द कंसाइनी। कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो प्रिंसिपल और एजेंट का, या फिर प्रोप्राइटर और एजेंट को भी हम लोग कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट है मेरा द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट विच इज सेंट बाय द कंसाइनी आफ्टर सेलिंग द गुड्स इज नोन एज। जो स्टेटमेंट होता है अकाउंट का, जो हमेशा कंसाइनी सेंड करता है किसको? तो आफ्टर सेलिंग ऑफ द गुड्स, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ सेल। सॉरी ये गलत है यहाँ पे, इसे स्टेटमेंट ऑफ सेल नहीं कहते हैं, इसे अकाउंट ऑफ सेल कहते हैं। ये गलत हो गया यहाँ पे, थर्ड वाले का आंसर ये नहीं होगा, थर्ड वाले का आंसर होगा अकाउंट ऑफ सेल। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन है इन कंसाइनमेंट। जो कंसाइनमेंट होगा उसके अंतर्गत या उसके अंदर while valuing remaining unsold स्टॉक, मतलब जब भी हम लोग इवेल्युएट करेंगे रिमेनिंग अनसोल्ड स्टॉक कितना बचा हुआ है या कितने का बचा हुआ है विद कंसाइनी, मतलब कंसाइनी के पास जो है, विच प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी आर एडेड, मतलब कौन सा इसके अंदर इन चारों में से कौन सा ऐड करा जाता है। तो हमने अभी देख लिया था कि किस तरह के एक्सपेंसेस को ऐड करा जाता है। तो वे सारे खर्चे जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं उसे ऐड करा जाता है। अब देखो गोडाउन का रेंट तो हर बार देना पड़ेगा, है ना? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वो भी हर बार देना पड़ेगा, बार-बार देना पड़ेगा, ताकि जो है लोग उस लोकेलिटी में जो लोग रह रहे हैं वो जाने कि वो जो गुड्स है वो किस चीज़ पर बेस्ड है या उसकी क्वालिटी क्या है। सेल एक्सपेंसेस तो ये भी तो नॉर्मल है। तो ऑक्ट्रॉय एंड फ्रेट ये क्या होगा? ये एक पर्टिकुलर गुड्स के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है। तो ऑक्ट्रॉय एंड फ्रेट जो है उसे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू गुड लक फॉर